सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये क्या होती है? कई के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि अगर हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट का चैप्टर क्यों, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी क्यों? ये तो इकोनॉमिक्स में आता नहीं है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम डेवलपमेंट की बात करें सो हमें एक एलिमेंट को लेकर नहीं चलना है, हमें ऑल एलिमेंट्स को देखना पड़ता है, सभी एलिमेंट्स को, सभी वेक्टर्स को देखना पड़ता है, किस तरह से उसको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाया जा सके। सो अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट इज अ मेन चैप्टर, बिकॉज जो हमारी इकोनॉमी है वो किसके साथ चल रही है? इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे जब हमारे देश की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमारी डेवलपमेंट डिक्रीज हो रही है, राइट। सो इसी चैप्टर में आज हम कवर करेंगे इन्वायरमेंट, ठीक है। सो इसलिए इस चैप्टर को डाला गया है किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्लियर? क्योंकि हमें सभी फैक्टर्स को देखना है, सभी एलिमेंट्स को कवर करना है। सो इकोनॉमिक्स के इस एनवायरनमेंट चैप्टर को भी हमें कवर करना पड़ेगा, क्लियर? सो एनवायरनमेंट का क्यों चैप्टर है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, आज इस चैप्टर में हम फुल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन्वायरमेंट होती क्या है? हमारे आसपास जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन सबको मिला के क्या बन जाती है? इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाता है, राइट। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? इन्वायरमेंट इज अ सम ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स, राइट। सो बायोटिक मीन्स क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, बर्ड्स हो गए, फिशेस हो गई, ठीक है, जो सांस ले सकते हैं, जो जीवित हैं, उन्हें हम बायोटिक कह देते हैं। वो कहाँ पर रहते हैं? हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही रहते हैं, हमारे आसपास ही है, ठीक है। सो उसी तरह से अबायोटिक की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग, जो जीवित नहीं है, जैसे कि वाटर है, एयर है, सॉइल है, सन है, ये सब चीज़ें क्या किस में आ जाती है? हमारे अबायोटिक में। लेकिन ये कहाँ पे प्रेजेंट करती है? यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही प्रेजेंट है। सो इन दोनों का जो मिक्सचर है, इन दोनों का जो सम है, दैट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। सिंपल डेफिनेशन क्लियर हुई? अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं सो इन्वायरमेंट भी मेन रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक के अंदर, क्लियर? सो इसके फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। सो फंक्शन है हमारे सप्लाई रिसोर्सेज। अब देखो, हमें पता है कि हमें जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं वो क्या नेचर द्वारा दिए गए हैं, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज हम बोलते हैं। सो ऑल रिसोर्सेज हमारी सप्लाई किससे होते हैं? इन्वायरमेंट से सप्लाई होते हैं, क्लियर? सो इसमें और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? रिसोर्सेज जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने दो तरह के रिसोर्सेज सुने होंगे, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। अब वो कौन कौन से होते हैं जिनको दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है? एक बार यूज़ करके उसको दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है, उसको बोला जाता है रेन्यूएबल। लेकिन जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं जिनको एक बार यूज़ किया जाता है, उसके बाद हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, नॉन रेन्यूएबल, यानी कि उसको दोबारा से हम क्रिएट नहीं कर पाते। जैसे क्या था, हमारा पेट्रोल था, कोयला था, ठीक है, ये हमने छोटी क्लासेस में भी काफ़ी टाइम पे यही स्टडी किया है, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है कि जो एनवायरनमेंट है वो हमें क्या सप्लाई करती है? रिसोर्सेज सप्लाई करती है, राइट। सो ये इसका काम है, ये इसके फंक्शन है। एसिमिलेट वेस्ट। अब देखो, आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? यूज़ करने के बाद आप उसे अपने इन्वायरमेंट में ही छोड़ देते हो, राइट। जैसे हमने कोई आग जलाई है या किसी फैक्ट्री में धुआं निकल रहा है, सो वो कहाँ पे ऑब्जॉर्व हो रहा है? इन्वायरमेंट पे ही ऑब्जॉर्व हो रहा है, हम तो नहीं उसको लेके जा रहे, राइट। सो वो सारी चीज़ें ऑब्जॉर्व कौन कर रहा है? आपके वेस्ट मटीरियल को ऑब्जॉर्व कौन कर रहा है? इन्वायरमेंट। सो ये भी इन्वायरमेंट का काम है, वो इन्वायरमेंट को किस तरह से साफ रख रहा है, राइट। सो ये सारा काम किसका हो जाता है? हमारा इन्वायरमेंट का, राइट। देन सस्टेन लाइफ। अब देखो, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। सस्टेन लाइफ दैट मीन्स कि कुछ ऐसे एसेंशियल थिंग्स जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गई, सनलाइट हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली, राइट। इसको हम तो क्रिएट नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स कि ये भी काम किसका है? एनवायरनमेंट का है। आपको बना बनाया सब कुछ मिल रहा है, किससे मिल रहा है? एनवायरनमेंट से मिल रहा है। एनवायरनमेंट ने आपको सॉइल दी है, वाटर दिया है, एयर दिया है, काफ़ी चीज़ें जो है कि वो किसने दी है? हमें एनवायरनमेंट ने दी है, राइट। सो एनवायरनमेंट में अगर ये सब चीज़ें ना हो, एनवायरनमेंट ने आपको सनलाइट ना दी हो, वाटर ना दिया हो, एयर ना दिया हो, सॉइल ना दी हो, तो आप किस तरह से इस एनवायरनमेंट में रह सकते हो? किस तरह से अर्थ पर सर्वाइव कर पाओगे, राइट।
सो ये सब चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? तो ये भी इसका एक तरह से फंक्शन ही है, ये काम ही कर रहा है। कौन कर रहा है? एनवायरनमेंट कर रहा है, राइट। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है एस्थेटिक सर्विस। एस्थेटिक सर्विस, अब देखो काफ़ी टाइम पे आप लोग क्या करते हो, जैसे हमें फ़ोटो शूट करवाना है, अरे वहाँ पे जगह बड़ी अच्छी है, ठीक है, हम वहाँ पे फ़ोटो शूट करवाएंगे, ठीक है। मैरिज के लिए कई बार लोग कहते हैं हम नहीं इस लोकेशन पे जाएंगे, मूवी के लिए हम इस लोकेशन को चूज़ करेंगे। लेकिन अभी कभी आपने सोचा है कि नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल जो आपको प्लेसेस प्रोवाइड किए गए हैं वो कहाँ से आपको मिले हैं? ये किस एनवायरनमेंट द्वारा ही मिले गए हैं। जैसे पानी है, वाटर है, रिवर है, ओशंस है, राइट, सीनरीज है। तो ये सब क्या है? एनवायरनमेंट की देन है, ठीक है, ये कुदरत की देन है, ये हमें आपको प्रोवाइड की गई है। सो इसको आप क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। सो इनको संभाल के रखना भी तो इनका काम है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट का काम है। आपको बना बनाया सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है वो, राइट, आपको प्री डिज़ाइन करके दिया है उसने, ठीक है। अब हम लोगों को क्या है, हम लोग तो इसको यूज़ करते हैं, देन इसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, इसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं, राइट। सो ये सब काम तो एनवायरनमेंट की है, उसने आपको सब चीज़ें प्रोवाइड की है, लेकिन हमारी ड्यूटी यहाँ पर क्या बनती है कि हम इन चीज़ों को इसी तरह से संभाल कर रखें। सो आपको इन चीज़ों को किस तरह से संभाल कर रखना है वो तो हम कर नहीं पाते हैं, राइट। सो इसीलिए जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इस चैप्टर को रखा गया है, ताकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ सके कि ये भी हमारी इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या? इन्वायरमेंट, राइट। सो अब हम बात करेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया कि इन्वायरमेंट का तो काम हमको पता चल गया कि उसने हमें ये सब चीज़ें दी है, वो हमारे लिए ये सब काम करता है। लेकिन अब बेसिक प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं यहाँ पर? पॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स, यानी कि पॉल्यूशन है हमारा इसका मेन प्रॉब्लम। कैसे? अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें सारी फैसिलिटीज़ भी चाहिए, ठीक है, जो हमें नेचर दे रही है उसको हम प्रॉपर यूज़ करें। लेकिन इससे यूज़ तो हम कर लेते हैं, लेकिन किसके साथ करते हैं? इसकी एनवायरनमेंट को दांव पे लगा के। कैसे? पॉल्यूशन करके, राइट। सो पोल्यूशन किस तरह से हो रहा है वो तो हम सबको पता है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। ये हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हमने पैराग्राफ भी लिखे हुए हैं इस चीज़ पे, राइट। सो ये तो सबको पता है कि पोल्यूशन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, ठीक है। सो यही हमारे क्या बन जाते हैं? बेसिक पॉइंट बन जाते हैं, बेसिक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं ये। देन उसके बाद हमारे पास आती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से होती है ये भी हम सबको पता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी जो ऊपर लेयर है, ओजोन लेयर है, ये सब डिस्ट्रॉय हो रही है, राइट। सो इसके बारे में भी हमने काफ़ी नॉलेज ली हुई है, हमें पता है क्योंकि हमने एनवायरनमेंट की स्टडी की हुई है, राइट। सो ग्लोबल वार्मिंग भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किसके कारण हो रही है? पोल्यूशन के कारण। और हो किस पर रही है? एनवायरनमेंट पे, ठीक है। इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? हमारे एनवायरनमेंट पे, राइट। सो इसी के बाद हम, अब आप लोगों ने चिपको मूवमेंट भी सुना होगा, चिपको आंदोलन। जब लोगों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, ठीक है, ट्रीज को कट करना शुरू कर दिया। अब उस केस पे हम लोगों को ही सोचना पड़ा। देन लोगों ने क्या किया? पेड़ के साथ चिपकना शुरू कर दिया। सो उसके बाद ये कौन सा वाला मूवमेंट बन गया था? चिपको मूवमेंट, राइट। यही था हमारा चिपको मूवमेंट। सो ये सब क्या थी? प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारी इन्वायरमेंट को खराब कर रही थी, हमारी इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही थी, राइट। अब हमें ये तो पता चल गया कि एनवायरनमेंट ने हमें ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के ये काम है। हमारे काम क्या है? पोल्यूशन करना, राइट। सो यही है हमारे काम, क्योंकि हम लोग अपनी एनवायरनमेंट को बचाने के बारे में तो सोचते ही नहीं है, सिर्फ उसको डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचते हैं। सो इसी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए किसने पहल की? हमारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, ठीक है। इससे एक बोर्ड बनाया गया 1947 को। इन सब जब प्रॉब्लम्स को देखा गया कि लोग अपनी ज़रूरतों के लिए एनवायरनमेंट का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उसको पे बैक नहीं कर रहे हैं, उसको ख्याल नहीं रख रहे हैं। अगर आप अपनी ज़रूरत के लिए एक पेड़ कट करते हो, ठीक है, सो आप उसके बदले में 2 नहीं लगा रहे हो, राइट। सो सिर्फ हम उससे ले रहे हैं, हम उसको दे कुछ नहीं रहे हैं। तो इस केस में
अब गवर्नमेंट को सोचना गया, सो इसलिए नई बोर्ड बनाई गई थी जो कि बनाई गई थी 1947 में, जिसका काम क्या था, इन्वेस्टिगेट करना ऑल अराउंड की जो भी, अगर आप सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ये किस बेसिस पे होता है। काफ़ी सारे एक्ट बनाए गए हैं, काफ़ी सारे आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं। अगर आपको कोई काम ऐसा करना है, कोई केमिकल से रिलेटेड काम करना है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, पोल्यूशन लाइसेंस लेना पड़ता है। आजकल ड्राइविंग में भी आपको पोल्यूशन लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे रूल हैं, ऐसे एक्ट बनाए गए हैं किसको लेकर, पोल्यूशन को लेकर, राइट। उसके बाद है कलेक्ट, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, किस जगह से ज़्यादा पोल्यूशन आ रहा है, कौन सी ऐसे ऐसे नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उस सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना किसका काम हो जाता है, बोर्ड का। डिसेमिनेट यानी कि लोगों तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाते, उनको सही, उनको रूल और रेगुलेशन पॉलिसीज़ को समझा नहीं पाते हैं, ठीक है, नहीं बता पा रहे, उनको उनके तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। सो अब उन्होंने कहा कि इसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, हम अपनी इन्वायरमेंट को सेव करने के कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, राइट। सो अब काफ़ी सारे एक्ट बनाए गए हैं। अब तो पेड़ पौधे लगाए गए, उनके ऊपर मार्किंग की गई है, जंगलों के ऊपर, ठीक है, फॉरेस्ट के ऊपर, फॉरेस्ट को भी काफ़ी सेव रखा गया है, वहाँ पर भी प्रॉपर उनको निगरानी के अंदर रखा जाता है कि कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है, या कोई अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए पेड़ों को हार्म तो नहीं पहुँचा रहा, हमारे एनिमल्स को हार्म तो नहीं पहुँचा रहा। सो ये सारी प्रॉब्लम्स को कौन देख रहा है, हमारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देख रही है, जिसे हम बोलते हैं CPCB, राइट। सो इस तरह से एक बोर्ड क्रिएट की गई, किसको देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए, ताकि हमारी एनवायरनमेंट हार्म ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको पता है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, उसी बेसिस में कुछ ऐसे हैं जो कभी नहीं ख़त्म होने वाले, लेकिन जो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे उनका हम बिना सोचे समझे उसका यूज़ करते रहेंगे। सो वो किसके लिए हार्मफुल है, हमारी इकोनॉमी के लिए ही हार्मफुल होगा, राइट। सो इसी से हमारा नया कॉन्सेप्ट बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी लाइफ टाइम चलती तो है, लेकिन कुछ ऐसी सोर्सेज भी हैं जो कि कुछ टाइम के बाद ख़त्म होने वाले हैं, जैसे हो गया कोयला, पेट्रोल, ठीक है, जिसके रिसोर्सेज कम हैं और हमें उसका यूज़ भी उसी तरीके के साथ करना पड़ेगा। अब हम प्रेजेंट पे तो उसका प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको क्या ये सब फैसिलिटी मिल पाएगी। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी आने वाली पीढ़ी को इन फ्यूचर, ठीक है, सो उनको भी इन सब चीज़ों को प्रोवाइड किया जा सके, वो भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए वो कहता है कि हमारे आज की जो जनरेशन को है, प्रेजेंट लोगों को भी उस चीज़ का आनंद दिया जाए, उन सारी फैसिलिटी दी जाए, और हमारे फ्यूचर में जो लोग आने वाले हैं, हमारे अगली जो पीढ़ी है, उनको भी उन चीज़ों को प्रोवाइड किया जा सके। सो इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि एक एक्ट बनाया गया था, राइट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है जो आने वाली हमारी जनरेशन है उनको भी इन सब चीज़ों को प्रोवाइड किया जा सके, राइट, वो भी इन सब चीज़ों को यूज़ कर सके। सो अब हमें ये तो पता चल गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, लेकिन इसमें इश्यूज क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 डेमोग्राफिक चैलेंज, इसके सामने कौन सा आ गया, डेमोग्राफिक चैलेंज। वो कैसे, अब आपको पता है कि पॉपुलेशन, ठीक है, इसका फर्स्ट कारण क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वर्ल्ड में वो नहीं हो पा रही है। किसके कारण नहीं हो रही है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन के कारण नहीं हो रही है, क्योंकि हम पॉपुलेशन को देखते हैं, वो पॉपुलेशन फिर किस पे डिपेंड हो जाती है, रिसोर्सेज पे डिपेंड हो जाती है, ठीक है, उनको प्रोडक्शन भी करनी है, कंजम्पशन भी करनी है, राइट। तो इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, राइट। सो दूसरा आ जाता है रिसोर्सेज चैलेंज। अब हमारे पास रिसोर्सेज कुछ लिमिटेड है, कुछ अनलिमिटेड है, ठीक है। सो इन सब रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ किया जा सके, सो ये भी एक मेन चैलेंज हमारी इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। सो उसके बाद आ जाता है हमारे पास इन्वायरमेंटल चैलेंज, ठीक है। जिस तरह से हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो इन्वायरमेंट पर भी हमारा काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है,
लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, सो वो क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं, राइट। सो इस तरह से हमारी इन्वायरमेंट भी काफ़ी इफेक्टेड हो रही है। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कभी कोई फैक्ट्रीज लगा रहा है, कोई कुछ चीज़ें को डेवलप करने के लिए कोई नई मशीनरी को लेके आ रहा है। सो ये सब चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट को ही इफेक्ट कर रही हैं और किसी चीज़ को इफेक्ट नहीं कर रही। हम जो सब चीज़ें अप्लाई करते हैं, चाहे वो कोई केमिकल रिएक्शन हो या फिर कोई नई इंडस्ट्री बनानी हो या कुछ भी ऐसा करना हो, हम किस पे अप्लाई करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट पर ही वो सब अप्लाई किया जाता है, राइट। सो अब ये तो थे हमारे इश्यूज, राइट। अब वो कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो कैसे सकती है। 3 टाइप्स होती है, एक होती है सोशल इक्विटी, नंबर 2 इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड नंबर 3 एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल इक्विटी जैसे सोशल में हमारे क्या आ जाती है, हमारी पॉपुलेशन ही आ जाती है बेसिकली, क्योंकि अगर हम सोशली अवेयर नहीं होंगे, हम हर एक चीज़ को इक्वालिटी की तरह नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है कि हाँ भी छोटा परिवार सुखी परिवार, राइट। सो उस केस में क्या है, ये एक सोशली ही है, हमारी इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। सो आप जितने कम सदस्य होंगे उतने ही आप अपने आप को ग्रो की तरफ लेके जा सकते हैं, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो, राइट। सो उसी के बाद आ जाता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सो इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अब आपको पता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब आप लोग यहाँ से बाहर जाते हो, राइट, तो उन लोगों को आपकी पूरी चेक करते हैं कि आप कोई ऐसा सामान तो नहीं लेके आ रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, जो हमारे एग्रीकल्चर को हार्म करेगा, ठीक है। सो वो आपकी पूरी चेकिंग करते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे अलाउ नहीं की जाती है जो कि उनके एनवायरनमेंट और उनके एग्रीकल्चर को हार्म पहुँचा सके, राइट। सो इस तरह से वो कहता है कि हमें किस बात को डेवलप करना पड़ेगा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। उसके बाद वो कहता है एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तभी ये देश सुधर पाएगा, तभी हमारी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट हो पाएगी, राइट। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक